अगर मोदी के इंडिया में हम सब बैठे होते ना तो मोदी ना, हमें जिना का पाकिस्तान चाहिए। सॉरी ब्रो, जिना से पहले क्या मैं मस्जिद नहीं जा रहा था? पिंडी में क्या गुरुद्वारे और मसाजिद एक लाइन में नहीं थे? लाहौर में जैन मंदिर है, सामने मस्जिद है, मतलब ये नहीं था? अगर पार्टीशन ही होनी थी तो क्या दैट पार्टीशन should have been done on the basis of religion? Any Punjabi has a right to ask कि उसकी 40% लैंड गई इंडिया को। बॉर्डर्स तब भी थे, राजपुताना के नाम से थे, पंजाब हरियाणा के नाम से थे, तो वही सॉफ्ट बॉर्डर्स होते, लोग आते जाते रहते, ट्रेड होती रहती। सवाल करते हैं कि पाकिस्तान को जागीरदारों ने तबाह कर दिया। ये जो बचगाना बातें आप करते हैं कि 1% एलीट और अशराफिया और फलाना और ढमकाना, तो ये तो 1000 साल की तारीख है। इससे तो फिर जिना साहब भी नहीं बचेंगे, मुस्लिम लीग भी नहीं बचेगी, एंड रिलीजियस कार्ड के ऊपर भी आप आएंगे तो उससे भी जिना साहब नहीं बचे। हाउ डू यू फिक्स अ ब्रोकन हार्ट? किसी और का या अपना? सर नैरेटिव पे अगर हम डिस्कशन करते हैं नैरेटिव की, अगर हम एंटरटेनमेंट और आर्ट की बात करें तो एक्टिंग, ह्यूज नैरेटिव, ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग एंड डू समथिंग। आपके ख्याल में कोई ऐसी स्टोरीज बन सकती हैं पाकिस्तान में विच आर बियॉन्ड सास बहू के झगड़े और जो ड्रामाज आपके इस वक्त प्रेडोमिनेंट व्यू दे रहे हैं पाकिस्तान का? व्हेन आर वी गोइंग टू प्रोड्यूस स्टोरीज जो कि कोई अवार्ड जीतेंगे, प्लूम का, कोई सनडांस फेस्टिवल, वहां पे हम कब पहुंचेंगे हमारा आउटपुट कि हम कोई आर्टिस्टिक नैरेटिव, कोई अच्छा नैरेटिव क्रिएट कर सकें बियॉन्ड सास बहू के झगड़े? अब सास बहू देखें ना, लोग देखते हैं। ठीक है, उससे एक बिजनेस जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप एक 6-6 करोड़ का, 7 करोड़ का अगर एक ड्रामा प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल, तो आपको पैसे वापस चाहिए। उनके पास यही एक एक्सक्यूज है। ठीक। सो मसला सास बहू का नहीं है। अगर आप सास बहू के अंदर ही इस लेयर पे खेलना शुरू कर दें कि विलन कोई नहीं है, कॉम्पिटेंसी का मसला आ रहा है, किसी साइकोलॉजिकल इशू का मसला आ रहा है, किसी पुराने उसका रिग्रेट का, गिल्ट का इशू आ रहा है, लेयर्स निकालनी होती है कहानी में। इंडियन कहानी बाप बेटे की, मियाँ बीवी की, दो लवर्स की, दो दोस्तों की, सास बहू की ही होती है। कहानी घर की ही होती है, घर से बाहर की होती है, यही होती है ना। सही है। इवेंजर अगर किसी को बनानी है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन उसमें भी आपको वही है कि जी दुनिया बचानी है और ये दुनिया हमारा घर है, बिल्कुल। तो वही फील आ गई ना। इट्स जस्ट यू शुड ऐड लेयर्स। हमारा जो राइटर है, अगर उसको अगेन, एंड इट्स नॉट जस्ट द राइटर, डायरेक्टर का कितना एक्सपोजर है, इस पे कोई बात नहीं करता। हर एक आपसे गिला करेगा कि राइटर अच्छी कहानी नहीं दे रहा, तो फिर वो जो गंदी कहानी दे रहा था, आपने उस पर ड्रामा क्यों बनाया? अगर गंदी कहानी आपको मिली थी तो उसमें चले, वो तो गंदी कहानी होगी, आप अपनी डायरेक्शन के जौहर दिखाएं जो आपने निकाल के। और अगर आपको इतनी गंदी कहानियां लग रही हैं हमारी, तो आप बाहर से कहीं से उठा लें, शेक्सपियर पढ़ा हुआ करके दिखा दें। इट्स नॉट जस्ट राइटिंग, इट्स डायरेक्शन, इट्स द ब्रॉडकास्टिंग। सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, बिल्कुल। सो आई डोंट से कि आप निकलें और आप एकदम से कोशिश करें कि मैंने मिर्जापुर जैसी कहानी बनानी है और उसकी कोई ऐसी कोई रूट ही ना आ रही हो उसमें कोई, फिर आप जाएं तो फिर यहाँ के लोकल डॉन्स को, जो लोकल स्टोरीज हैं, उनको उसी तरीके से अडेप्ट करें, उसके ओरिजिनल फ्लेवर के साथ दिखाएं। बट डू योर ऑडियंस 8 PM want to watch this violence? No, they don't. It's their dinner time. Right. They want good story. Right. They want engaging story. They want to see the characters जिनके साथ वो अटैच हो सकते हैं, जिनके साथ वो रिलेटेबल हो सकते हैं। और सास बहू is the ideal way to present that story. सास बहू, आई थिंक इट्स द ब्रॉडकास्टर्स चॉइस। Okay. ठीक है, क्योंकि अब जो बहुत सारा हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो रिलाय करता है सोशल मीडिया के ऊपर कि कौन सी चीज इन दी एंड निकल के वायरल होगी। और वायरलिटी के लिए टैलेंट कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए बस कुछ होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। वो अपने इंडियन ड्रामे नहीं देखे, वो बंदा ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो गिर ही नहीं रहा, वो एक लंबा वो चक्कर चल रहा है, उसने चांद पे दौड़ डाल के चांद खींच, पीपल वाचिंग इट, स्टिल वी आर नॉट मेकिंग दैट। ठीक है, हमारे साथ सिर्फ थोड़ी सी ये चीज रही है कि जो था ना हमारा एवोल्यूशन, वो बहुत मिजरेबल इस तरीके से हो गया कि पहले पीटीवी था। बिल्कुल। तो पीटीवी की अच्छी बात थी, एक अच्छी बात थी, एक बुरी बात थी। बुरी बात ये थी कि पीटीवी में सब कुछ बड़ा कंट्रोल्ड था, तो जो आर्टिस्ट बैठे रहे उन्होंने आर्टिस्टों को ही नहीं आने दिया। अच्छा, बहुत सारे। आप कोई नाम ले सकते हैं या नो नेम्स?
नहीं, नाम लेने की क्या जरूरत है, मुझे सिर्फ ये बता दे एक ही आदमी को हर टर्म में क्यों काम मिल रहा था, मतलब क्या कराची में और लिखने वाले नहीं थे, लाहौर में और परफॉर्म करने वाले नहीं थे? मैं आपकी बात समझ गया। ऐसा तो नहीं था ना, जी लेकिन जी कुछ लोगों को बार बार काम मिलता रहा कि ये अच्छा करते हैं, राइट। हाँ जी वो अच्छा ही करते हैं, ठीक। ठीक है, तो बस वो अच्छा करते रहे, वो आपकी पसंद का था, आपके मतलब का था, तो वही लोग करते रहे। स्टिल इस बुराई के बावजूद पीटीवी प्रोड्यूस्ड स्टिल सो फार द बेस्ट वर्क। हमारे रीजन में जितना भी हुआ है पीटीवी न्यूज में बहुत अच्छा काम प्रोड्यूस किया है। और उसकी एक जो मेन स्ट्रेंथ थी वो थी कि उसके 5 स्टेशन थे। पीटीवी के 5 स्टेशन, 5 स्टेशन, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। लाहौर, कराची, Right. इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा। सब ने हर टर्म में एक ड्रामा तो बनाना ही बनाना है। कभी लाहौर के प्रोड्यूसर कोयटा ट्रांसफर हो रहे हैं, कोयटा के प्रोड्यूसर कराची जा रहे हैं, टैलेंट एक्सचेंज हो रहा है, थॉट्स एक्सचेंज हो रही हैं, नए नए इश्यूज आ रहे हैं। कोयटा में एक कॉन्सेप्ट था पार्टीशन से पहले का कि कोयटा में एक बला रहती थी, उसका नाम था मम। मम। मम, तो वो मर्दों को उठा के ले जाती थी और फिर उनके पाँव चाट चाट के उनको कत्ल कर देती थी। कोयटा में ना पार्टीशन से पहले जब लोग लापता होते थे ना ब्रिटिश दौर में, तो वो मम उठा के ले जाती थी। तो साहब ये मम की स्टोरी अगर आपने छेड़ दी है तो जरा बता भी दे, व्हाट्स द स्टोरी ऑफ मम? सुमम थी ना पार्टीशन से पहले कोयटा में, जब ब्रिटिश माइनिंग शाइनिंग कर रहे थे, रेलवे वेलवे बिछा रहे थे, तो उनको इजिप्ट में वो फिनिक्स मिला था। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एक लोकल लेजेंड ऑलरेडी मम का था, वो शायद हाईलाइट हो गया ज्यादा कि उसकी जो बॉडी है वो नीचे से है उसकी लोमड़ी की, समथिंग लाइक दिस, और जो अपर बॉडी है वो विमेन है, राइट। और वो बंदे को उठा के ले जाती है। वो उस जमाने में जो लापता हुआ ना उसको मम ले गई मम थी। ले गई। ठीक है, तो वो मम फिर फाइनली गोरे ने मारी थी। उसका गोरा कब्रिस्तान जो है हमारा, जो क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है, वहां पे उसकी कब्र भी थी मम की, कोयटा में। मम की खबर हाँ हाँ, तो वो मारी थी ना, अब देखी है या नहीं देखी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लोकल लेजेंड है। लेजेंड रही है। ओके। इस पे भी ड्रामा बना है, मम को मारने पे। हाँ पीटीवी wow. से वाला। अच्छा। सो आप काम करते थे, वो सारे का सारा काम अचानक से कराची शिफ्ट हुआ है, जहां बैठे हैं सेल्स, मार्केटिंग और मर्चेंडाइज के लोग जो एक्सपर्ट है इन सेलिंग। राइट। आई रिस्पेक्ट देयर क्राफ्ट, राइट। ठीक है, बट इट्स सेलिंग। इसलिए अब आपको टीवी पे एक मोनोटोनस नजर आती है, क्योंकि अब फैसला राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, प्रोड्यूसर नहीं कर रहे, फैसला ब्रॉडकास्टर कर रहा है, और ब्रॉडकास्टर मार्केटिंग की नजर से हर कहानी देख रहा है। दैट्स ऑल। अब कुछ डीप क्वेश्चंस हैं आपसे, these are like really critical, छोटे छोटे क्वेश्चंस, but you can answer them any way you see fit. Personal, आपके लिए what does the word home mean to you? यार तो पाकिस्तान ही है वैसे, क्योंकि मैं जब भी बाहर गया हूँ ना, सर पाकिस्तान उतरते ही जब आपको पहली चीज मिलती है ना, जैसे आपको एक बुरा सा एयरपोर्ट नजर आता है, सब बेजार शक्लों के लोग नजर आते हैं, थोड़ा लालच, फिर आप बाहर आते हैं आप थोड़ा सा ख्वार होते हैं। तो शायद हमारे लिए तो, चूंकि हम मिडिल क्लास रहे हैं, तो हमारी जो होम है वो भी थोड़ा सा ख्वारी वाले होम थे। कोयटा में भी ना बारिशें वारिशें हो जाती थी, बर्फें पड़ जाती थी, टीन की छतें होती थी, तो कोई ऐसी फन और एंजॉयमेंट तो हमेशा ही होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी मुश्किल थी। तो वो मुझे लगता है कि जब मैं पाकिस्तान आता हूँ मैं सी ओह ये मेरे लोग, ये हूँ मैं ये मेरा घर है, मेरे जैसे खाम खराब है। मेरे 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 इनमें सब वही बातें हैं जो मेरे में। What's the best gift you ever got? फ्रेंड्स, आई थिंक फैमिली भी कह सकता हूँ, लेकिन नहीं, फ्रेंड्स एक ऐसी चीज है। आई पर्सनली सी कि मैं आई एम द मोस्ट लकीएस्ट अराउंड ऑल माय फ्रेंड्स, कि मैं जहाँ गया हूँ मुझे अच्छी सपोर्ट मिली है। अब मैं दोस्तों की वजह से करते करते यहाँ तक पहुंचा। लेकिन जी पश्तो में कहावत भी है कि दुश्मन के 3 दर्जे होते हैं, एक दुश्मन, दूसरा जानी दुश्मन, और सबसे बुरा रिश्तेदार। तो आई एम ग्लैड आपने फैमिली ने कहा, स्टार्ट ही फ्रेंड से किया। व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस यू एवर गॉट? बेस्ट एडवाइस, अच्छा कई मिली है लाइफ में। अब मैं छोटी छोटी मैं बताता हूँ। जो मुझे शुरू में, जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था ना, तो वो रेडियो से किया था। तो एक जो पहली एडवाइस थी वो जिस बंदे ने मुझे दी, वो बाद में मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। तो उसने मुझे कहा कि, और वो मुझे नहीं जानता, हम पहली दफा रेडियो में मिले थे, तो उसने मुझे कहा कि यहाँ तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा टाइम जाया हो रहा है, लेकिन तुमने टेंशन नहीं लेनी, टाइम जाया नहीं हो रहा। वो मुझे लगता है कि एक बड़ी अच्छी एडवाइस थी, क्योंकि एक्चुअली में आप बहुत उकता जाते हो कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, मैं शायद वेस्ट हो रहा हूँ यहाँ पे, ये लोग मुझे सीरियस ले ही नहीं रहे, कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा, इस तरह की। तो एक टॉलरेंस आती है।
दूसरी, मुझे रेडियो में ही जिन प्रोड्यूसर से मैं मिला पहली दफ़ा और मैंने उन्हें जाके बताया कि मैं आरजे बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आदमी का टैलेंट उसकी सिफारिश होता है। तुम किसी से अच्छे होगे ना तो उसकी जगह ले लोगे, और जो तुमसे अच्छा होगा वो तुम्हारी जगह ले लेगा। वाह वाह. So I'm going to keep you until I find somebody better. इस तरह के आई थिंक लाइफ में जितने भी मुझे मशवरे मिले हैं, जितनी भी बातें मिली हैं, इस तरह के कुछ एक और भी हैं, सो वो मुझे लगता है कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। सर आपके बारे में क्या ऐसी चीज़ है जो लोग आपको देख के अज्यूम कर लेते हैं मगर गलत है? कि मैं बहुत सीरियस रहता हूँगा और मैं बहुत सही उर्दू बोलता हूँगा, क्योंकि एनसीए के भी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो एक दफ़ा मेरे घर गए तो उन्होंने कहा यार, मतलब हमें समझ नहीं आ रही, ये दो चीज़ें हमारे घर में चल रही थी नॉन स्टॉप। एक तो वो आए भी शादी पे थे, जी. शादी पे सारा खानदान इकट्ठा था। उन्होंने कहा दो चीज़ें हमने उनके घर पे देखी, एक थोड़ी थोड़ी देर बाद दस्तरखान लग जाता था और एक नॉन स्टॉप जुगत चल रही थी कि अच्छा चलो चाय पी लेते हैं, अच्छा चलो वो चीज़ आई हुई है वो खा लेते हैं, या वो नहीं खाई है तो मंगा लेते हैं। तो उन्होंने कहा एक तो ये चल रहा था और एक जुगत चल रही थी। कहीं से भी उर्दू तहजीब कोई बैठ के कोई बहुत हमारी जो संजीदा गुफ्तगू है वो भी बहुत लाउड और बड़े अवामी शब्दों में होती है। राइट. बॉइस्टरस अंदाज में हम कम्युनिकेशन करते हैं. आई थिंक वो सबसे बेस्ट होती है, उसमें सबसे लोगों के जो अच्छे जज्बात निकलते हैं ना, वो अवामी लैंग्वेज में ही निकलते हैं। यू ट्रूली से यू वांट टू से समथिंग, नहीं कि मैंने ये करना है, मैंने इसको कायल करना है, मैंने पॉलिटिकली करेक्ट रहना है। जब आप खुल के बोलते हैं, बट ऑफ कोर्स वो जो मोहल्लों में चलती है, चौकों में, Right. बैठकों में। द लैंग्वेज ऑफ लव. स्पीकिंग ऑफ सर, ये मैं सवाल सबसे पूछता हूँ, आपको इश्क के बारे में सबसे ज्यादा किसने या किस चीज ने सिखाया? यार आई थिंक एक तो मुझे पढ़ा मैंने बहुत है, मतलब जो भी उस जमाने की किताबें और शायरी, वो ऐसा नहीं है कि जो और बाकियों ने ना पढ़ा हो, मुझसे बहुत सारे लोगों ने उस जमाने में भी बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ था। तो बट आई आई मस्ट से कि जो जो अभी आज मेरा एक्चुअली समहाउ एक वो पेशा भी बन चुका है, लोगों की एक्चुअल कहानी। मैंने जब लोगों जो करते हुए देखे हैं ना, वो उनकी बातें, उनके एक्ट्स, उनके डिसीजंस, उनकी लाइफ की चेंजेस, वो चीजें वो चीज है. उसने, मतलब मेरा एक दोस्त था, वो ना अल्लाह उसकी बख्शिश करे, तो वो बलोच था, बुकटी। वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स इन यूनिवर्सिटी, हम दोनों साथ साथ होते थे। और वो ऐसे ना थोड़ा बॉडी शॉडी उसने बनाई हुई थी, बॉक्सिंग भी करता था, स्पोर्ट्स बाइक लेता था, और यूनिवर्सिटी में पूरे एक सीन के साथ आता था। लड़कियां फिर भी नहीं पढ़ती थी, लेकिन उसका एक्स पूरा था। तो वो ना, और बहुत बहुत क्लियर हेडेड लोग नहीं होते जो बस सीधा डिसीजन लेते हैं। हम्म. तो हम खैर उसके साथ 1.5-2 साल रहे, बाद में उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। तो उसकी शॉप थी, मैं उस पर जाया करता था उससे मिलने अक्सर। एक दिन मैं गया तो उसके भाई ने कहा यार वो ना रायमंड चला गया इज्तिमा पे। मैंने कहा कब आएगा? उसने कहा 3 दिन बाद आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 3 दिन बाद चक्कर लगाता हूँ। मैं हफ्ते बाद गया, मैं कहा यार वो आया वापस? कहते यार वो तो 40 दिन के लिए निकल गया, अब वो कह रहा है वो 40 दिन बाद वापस आएगा। मैं कहा अच्छा चलो 40 दिन बाद मिल लेते। फिर मैं कोई 2-1 महीने बाद गया, मैं कहा यार उसकी कोई इतला नहीं है, नंबर बंद है, वो आया है? कहता है वो तो 4 महीने के लिए चला गया। और पीछे भाई ना उसके बैठे हैं परेशान कि यार कारोबार मारोबार छोड़ के वो निकला है और बस वो गया है, और वो गया है। अब जब वो 4 महीने बाद वापस आया ना, तो उसने दाढ़ी रख ली, माशाल्लाह. अब वो एक बहुत डिफरेंट आदमी बन गया था। अब हम बैठे, हमारी बातचीत चल रही, वो सीरियस संजीदा बातें कर रहा है कि जिंदगी में क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, और मैं ना उसको सारी अपने दौर की यूनिवर्सिटी की ना लड़कियां याद दिला रहा हूं कि यार तुझे वो याद है, वो एक वो भी होती थी, तुझे उसका पता है? और वो बिल्कुल अजनबी, मतलब उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन ही ना, तो वो कहे नहीं मुझे कुछ नहीं याद, वो कोई और बंदा था, मैं कोई और। ओके। उसके बाद फिर वो दोबारा से जिंदगी में आया है। जिंदगी में आने के मुराद ये कि दोबारा कारोबार पे बैठा है, दोबारा उसने अपनी फैमिली ये वो सब चीजें देखनी शुरू की। दाढ़ी उसकी नहीं गई, रिलीजन उसका नहीं गया, नमाज ये वो ये चीजें उसने नहीं छोड़ी, लेकिन वो जो गुस्सा था, वो जो गालियां थी, वो जो लोगों के साथ जो डीलिंग थी, क्योंकि क्या करे इंसान, वो जो मसाइल थे वो सारे वापस आ गए। हम्म. उसके बाद जो वो बंदा बना है, अल्लाह उसकी बख्शिश करे, फौत हो चुका है, but वो बंदा
और जिसको मैंने यूनिवर्सिटी में देखा था, बहुत फर्क था। फर्क से मुराद ये है कि मैं कह रहा हूँ एक हैवी बाइक, शोख, चंचल, इस तरीके के आदमी के बारे में सुनते हो कि वो एक अलग तरीके की इतने इतने मसाइल में वो गया है कि उसके घर से एक दफा इतनी बड़ी चोरी हुई कि लोग कंबल, रजाइयां तक उसके घर से उठा के ले Oh गए। my God. Oh my ठीक God. है? तो वो इन सारे इश्यूज में भी बड़ा ऐसे कूल, काम, हम्बल, बस अपनी फैमिली के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ मूव कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। इस तरह के जितने लोग मैंने अपनी जिंदगी में देखे, जो डिसीजन लेते हैं, जो खड़े रहते हैं, वो सारे ही कहीं यहां से कुछ और होते हैं ना, उनसे ही सीखा है। मतलब हमने इश्क को या तो वो मजाजी में और हकीकी में और इस तरीके की वो चीज़ों में फंसाया हुआ है कि या आप बंदे से करते हो या आप खुदा से करते हो, और वो इश्क भी एक सर्टेन तरीके से ही होता है। इश्क अपना अपना तजर्बा है, अपना अपना एक्सपीरियंस है। कोई कहीं जाता है, किसी चीज़ की लॉ लगाता है और उसके साथ जुड़ जाता है, पर असल बात फिर ये कि वो कितनी देर जुड़ा रहता है, कैसे जुड़ा रहता So देखिए, इश्क की एक इनएविटेबिलिटी भी है, दिल का टूटना. है। तो सर, how do you fix a broken heart? किसी और का या अपना? यार आई थिंक अब ब्रोकन हार्ट वाला जो है ना, वो यही होता है कि एक दिन आप उठते हो और आप कहते हो ओह बस इतनी सी बात थी, व्हाई आई वेस्टेड सो मेनी इयर्स। इश्क में ही था रात का रोना, रात देखी तो रात कुछ भी ना थी. कुछ खत्म हो जाता है। मतलब जब तक मुझे नहीं समझ आती, बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े अरसा कैरी करते हैं चीजों को, जो कि रहती है, मेमोरी तो रहती है ना आपकी जी, जिंदगी में। अगर persistence of memory, आपने बिल्कुल. किसी शख्स के साथ कोई अगर लगाव फील किया है किसी भी टाइम पे, तो वो रहेगा, वो कहीं नहीं जाता, वो आपकी मेमोरी का हिस्सा है। लेकिन आप स्टक नहीं हो सकते ना, आपको निकलना है, आगे बढ़ना है। इसमें एक और चीज ये है, जो बाय द वे वन ऑफ माय एक्सेस यूज्ड टू से, कि ऐसे सोना होता है ना, सोना, तो उसमें भी थोड़ा खोट होता है। खोट मिलता है तो सोने की शक्ल निकलती है, ऐसा बुंदे बनते हैं, पायल बनती है, नेकलेस बनता है, ब्रेसलेट बनती है। हम सारे ऐसे ही हैं। ऐसे कुछ छोटे छोटे दुख आके लगते हैं, कुछ रियलाइजेशन आती है, कोई एतराफ होते हैं, कोई आपके अंदर कुछ तोड़ फोड़ होती है, तो कोई आप शक्ल पकड़ते हैं ना। इस बारे में एक बहुत अच्छा डायलॉग है अशफाक साहब के ड्रामे का, कि उसमें उन्होंने बाबा जी बनाए होते हैं, वो उसको कहते हैं कि नदामत जो है ना, वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अपनी मतलब एक गिल्ट होना, अफसोस होना, उसने कहा जिस पे नदामत नहीं होती ना, जिस बंदे में नदामत नहीं होती, वो बगैर छाल के दरख्त की तरह होता है। यानी जिसकी जो मेन वो है ना, वो छील लिया तो वो बगैर उसका दरख्त होता है, पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ का है। वाह. दरख्त को आप उसकी स्किन से पहचानते हैं ना, उसकी लुक से। तो लुक आपको कहाँ से आती है? जब आपके अंदर एक नदामत आती है, एक अफसोस, एक रिग्रेट, एक गिल्ट आता है। सर, इसी नदामत की कोई ऐसा रोल जो आप ना करें, लाइक एक्टिंग के लिहाज से आपकी, इज देयर एनी रोल जो आप रिफ्यूज कर दें? क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ हमारे साउथ एशियन आर्टिस्ट हैव सेड कि वी विल नॉट प्ले अ टेररिस्ट इन एनी हॉलीवुड मूवी. अगर आपको ऑफर होती है $2 million, प्ले अ टेररिस्ट, वुड यू? अगर तो मैं खुद लिखूंगा तो फिर मैं कर भी लूंगा। मैं किसी और के लिखे हुए रोल पे आई वुड स्टिल हैव अ डाउट, और गोरे पे तो बिल्कुल मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो मुझे टेररिस्ट बनाएगा तो उसने एक सर्टेन इमेज बेचना है, जो उसने बहुत अरसा बेच दिया है। अरब से डरा, मुस्लिम से डरा, ये उसने कर लिया ना, तो इसका हिस्सा तो मुझे नहीं बनना। यहाँ पे भी मुझे मतलब मैं कभी ना इस तरीके से कैरेक्टर देखता भी नहीं हूँ मोस्टली, कि वो उसके 6 सीन है, 8 सीन है, 10 सीन है, क्योंकि जो मेन हिट हुआ है परिजाद में, वो भी बहुत थोड़ा सा था, वो भी बहुत ज्यादा सीन्स नहीं थे, लेकिन वो कैरेक्टर इन द प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट था, तो क्लिक कर गया। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो मैंने ड्रामास किए भी हैं, उसमें तो मुझे पब्लिक ने कमेंट्स में कहा है कि डोंट डू दिस। ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं चला जाता हूँ एंजॉय करने के, अच्छा चलो एंजॉय करते हैं नई टीम के साथ, नई कास्ट के साथ, नए एक्टर्स के साथ, नई कहानी के साथ। लेकिन अगर आप एक साइड एक्टर के लिए कुछ लिखेंगे ही नहीं, उसमें कोई मार्जिन ही नहीं होगा, उसका कोई कोई उसकी उसकी लेयर ही नहीं होगी, तो उसमें मैं क्या परफॉर्म करूंगा? वो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहूंगा। बट आई वुड लव टू बी विलन। You love to be a villain. यप Gabbar Singh. या गब्बर सिंह से भी बड़ा।
हीरो मैंने बनना नहीं, ठीक है, तो मुझे जो है मुझे वो टेरिटरी ज्यादा पसंद है। You would like to play a darker character someday. How would you like to be remembered? I don't like to be remembered. I would love to be forgotten. ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। लोग तो कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरा नाम आसमान पे लिखा जाए और ये हुआ जाए। नहीं। आपको फेम नहीं चाहिए। I don't know. I don't know. मुझे तो पर्सनली it's very inside of me something, but I want कि ऐसे कोई निशानी कबर वबर भी ना हो, बस खत्म करे, ये रौला खत्म करे। कि गायब हो जाए दुनिया से, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, एवेपोरेशन। हाँ, नहीं, नाम क्या करना है, नहीं, मुझे क्या करना है, मैं निकल गया, बस खत्म हो गई कहानी। अगर मैंने कोई काम किया है तो वो काम जिंदा रहेगा लोगों की जिंदगियों में, ठीक है। और वो जो काम है ना, अगर लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरी किसी भी बात से आपको आपकी ज़िंदगी पे थोड़ा सा भी इम्पैक्ट आया है, कोई नई दिमाग की खिड़की खुली है, या कोई दिल में आपके कोई हीलिंग हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ हुई जो कि जैसे हमें और आर्टिस्टों के काम से होती है, तो अगर मेरे किसी भी काम से किसी के साथ भी ऐसा इम्पैक्ट हुआ, दैट इज इनफ फॉर मी। उसके बाद वो बंदा किसी और की जिंदगी में ये रोल प्ले करेगा ना, वो उसके लिए ये करके जाएगा, और बस ये चीज इस तरह पास ऑन होनी चाहिए, ये रवैये, ये थॉट्स, ये आइडियोलॉजीज, ये प्रैक्टिसेस रहनी चाहिए। साहब, इसी सिलसिले में कोई मैसेज फॉर द यंग पीपल, यंग आर्टिस्ट, पीपल हु वांट टू फॉलो इन योर फुटस्टेप्स, आप उन्हें क्या कहेंगे? यंग लोगों से सिर्फ एक छोटी सी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये रोना कि हमारी रिटेंशन नहीं है, इस पे वर्क करें, ठीक है। ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम तो ज़्यादा लंबी चीज़ देख नहीं सकते, हम तो कोई किताब पढ़ नहीं सकते, ये बेटा मसला है, ठीक है। ये कोई प्राइड लेने वाली बात नहीं है। तो पहली चीज़, आप अपनी जो रिटेंशन है उसको बढ़ाने के ऊपर काम करें, और दूसरी चीज़, हाथ जोड़ के कोई भी नई बात जब पता चलती है तो उस पर एकदम से एक्साइटेड होने के बजाय कि बाहर निकलें, तोड़ फोड़ करें, और 2 दिन बाद आपको पता चले कि वो फेक न्यूज़ थी। कोई भी चीज़ पता चलती है, 2 मिनट लगते हैं उसको कहीं से वैलिडेट करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद डिसीजन लें, ये बिनती है इस कौम के नौजवानों से। बस ये मैंने देखा है पाकिस्तान में आके एक दबे दबे लफ्जों में कुछ लोग हैं जो कायद आज़म को गालियां देते फिर रहे हैं। लाइक वो ये भी कह रहे हैं कायद ने गलत किया, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, अगर पार्टीशन ना होती और पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे होते, इट वुड बीन बेटर फॉर पाकिस्तान। और दूसरी तरफ मुझे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब मोदी जी का इंडिया वाला हाल देख के अच्छा ही हुआ कि पार्टीशन हो गई। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक दोनों ही बातें जो है ना, वो अजम्पशन है। दोनों अजम्पशन है कि हम इकट्ठे होते तो बहुत अच्छे होते, ये भी एक बड़ी अजम्पशन है। और दूसरी ये कि ओ मोदी के इंडिया में हमारा क्या हाल होता, तो हाल तो आपका यहाँ भी अच्छा नहीं है, तो ठीक है। सवाल ये है कि मोदी के इंडिया में पाकिस्तानियों का क्या हाल होता? अगर मोदी के इंडिया में हम सब बैठे होते ना तो मोदी ना होता। ओह वाओ, पहली तो बात ये है। बात तो बिल्कुल सही है। अगर बंगाली को, पाकिस्तानी को और हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमान को आप काउंट करेंगे तो दे आर मोर देन 50 करोड़ विद ऑल द बॉर्डर्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। महाराष्ट्र से लेके बंगाल, बंगाल से लेके आसाम, नेपाल, पता नहीं कहाँ ऑल अक्रॉस, बिल्कुल। सो आप बैठे हुए लोग हैं, इसलिए ये assumptions है। गाली वाली देना और चीज है, क्रिटिसाइज करने के लिए भी आई थिंक बहुत नॉलेज चाहिए, बट क्वेश्चन जरूर है कि आज बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तान को जागीरदारों ने तबाह कर दिया, ये 1% अशराफिया। जिन्ना साहब की पूरी कैबिनेट में 1% थे कि 98% थे, पहले ये बताएं। 98% सर 1%। नहीं, अशराफिया की अगर बात करें, अशराफिया थी ना, तो नवाब लियाकत अली खान, मोहम्मद अली तो भोगड़ा, जिन्ना साहब भी फ्यूडल्स के साथ ही चल रहे थे ना, बिल्कुल। तो वो जिन्ना साहब को ही क्वेश्चन कर लें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि आप इसको गाली दें या कहें हम होते तो अच्छा होता, ये सब assumptions है। लेट्स डाइसेक्ट थिंग्स कि अगर आपको पार्टीशन पढ़ना है, हाँ ये जरूर डिबेट में होनी चाहिए कि वॉज पार्टीशन द ओनली सोल्यूशन, ये क्वेश्चन होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर पार्टीशन ही होनी थी तो क्या दैट पार्टीशन शुड हैव बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, या उसकी रीजनल, कल्चरल, ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो सकती थी, ये क्वेश्चन।
And being Punjabi, any Punjabi has a right to ask कि उसकी 40% लैंड गई इंडिया को. कश्मीर इज जस्ट लाइक अ रूफ टू पंजाब. उसके सारे दरिया, उसके सारे रास्ते, इवन जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं जिनको बकरवाल कहते हैं, उनका रूट भी वही है कि वो ऊपर से लेके नीचे झेलम तक अपनी बकरियां लेके आते हैं. सो कश्मीर इज जस्ट लाइक अ रूफ टू पंजाब. आपने उसकी छत छीन ली, आपने उसका 40% का टुकड़ा छीन लिया, आपने उसके 3 दरिया बेच दिए. किस बेसिस पे? मैं ये तो पूछ सकता हूँ ना कि उसके बदले मुझे क्या मिला, क्या ये फैसला ठीक था? इस पार्टीशन के बाद मैं एक नेवर एंडिंग वॉर एंड एनिमिटी में गया हूँ जिसने मुझे एक अजीब वॉर का वो बना दिया है. उसी से मैं न्यूक्लियर पावर तक बन चुका हूँ जी, ना. और खून भी तो बहुत बहा खून पंजाब बहा का. है, जंगें हुई हैं, जी. स्टिल लोग मर रहे हैं. जी. तो ये कोई वाज दैट द ओनली सोल्यूशन? ए एंड बी, कि क्या वो रिलीजन की बेस पे ही होना चाहिए था? आई वाज समहाउ इन द सपोर्ट ऑफ पार्टीशन, क्योंकि वी वर नेवर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड इंडिया. Indus is separate and Gangetic lands are different. South India is different. Assam, Nepal, Bengal is different. ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज डिफरेंट. Exactly different. ये सारे different lands थी. कभी कोई बड़ा किंग आ जाता था, कभी कोई बड़ा किंग आ जाता था, वो इनको इकट्ठा जी, रखता मां था. सुबह अशोका किसी ने इनवाइट नहीं किया इनको. किसी ने कभी इतने बड़े लेवल के बिल्कुल. ऊपर ऐसे रूल नहीं किया. सो ये कहना कि हम सब एक हैं और हम सबकी आइडेंटिटी भी एक थी, हम सबका कल्चर भी एक था, हम सबका रिलीजन भी एक था, नो, कभी नॉट नहीं. एट ऑल. Right. वी वर डिफरेंट पीपल. तो जो जो इकट्ठे थे हमेशा से, उनकी एक ऐसी लैंड होनी चाहिए थी जिसकी दूसरी लैंड के साथ वही रिलेशन होने चाहिए थे जो हजारों साल से थे. सॉफ्ट बॉर्डर्स. बॉर्डर्स तब भी थे, राजपुताना के नाम से थे, पंजाब हरियाणा के नाम से थे, बॉर्डर्स तब भी थे. तो वही सॉफ्ट बॉर्डर्स होते, लोग आते जाते रहते, ट्रेड होती रहती. अगर ऐसी कोई पार्टीशन हो जाती जो उस वक्त के रीजन की इकोनॉमिक्स को देख रही होती, जो उस वक्त के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देख रही होती, जो उस वक्त यूनाइटेड नेशन में नए मुल्क बन रहे थे तो हमें यहाँ पर किस किस्म की लीडरशिप चाहिए थी उसको देख रही होती, जो उस वक्त अगर हमारे पास जिन्ना और गांधी जैसे लोग थे तो हमारे पास सुभाष चंद्र जी बोसे जैसे लोग भी थे. हमें उनका पता होना चाहिए और फिर हमें पूछना चाहिए कि क्या यही एक सोल्यूशन था, ऐसे ही किया जाना चाहिए था. और फिर ये जो बचगाना बातें आप करते हैं कि 1% एलीट और अशराफिया और फलाना और ढमकाना, तो ये तो 1000 साल की तारीख है. इससे तो फिर जिन्ना साहब भी नहीं बचेंगे, मुस्लिम लीग भी नहीं बचेगी, एंड रिलीजियस कार्ड के ऊपर भी आप आएंगे तो उससे भी जिन्ना साहब नहीं बचेंगे, उससे भी नहीं बचेंगे. तो मुस्लिम लीग ने रिलीजन का नाम प्ले करके कंट्री बनाया ना. ये भी तो पर्सपेक्टिव है जिन्ना साहब वो सेकुलर. लेकिन you're free to go to your mosques, you're free to go to your temples, that has nothing to do with the business of the state. ये भी तो जिन्ना साहब की 11th August की स्पीच है. बाय द वे, व्हाट आई नो, इस स्पीच का कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है. अभी तक वो रिकॉर्डिंग नहीं मिली है ना. अब आपने ऑल इंडिया रेडियो से मांगी थी, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है. जी, रिकॉर्ड चल गया हमारा. इट वाज जस्ट पब्लिश्ड इन पेपर. जी, ठीक है. प्लस जिन्ना साहब की एक स्पीच जो आप 11th of August की पकड़ लेते हैं ना, जी, ठीक है, सारे लिबरल्स उसी को पढ़ के बैठे हुए. सारे लिबरल्स उसी को पकड़ के बैठे हैं. ओ यू आर फ्री टू गो टू मॉस्क एंड दिस एंड दैट, और हमें जिन्ना का पाकिस्तान चाहिए. सॉरी ब्रो, जिन्ना से पहले क्या मैं मस्जिद नहीं जा रहा था? पिंडी में क्या गुरुद्वारे और मसाजिद एक लाइन में नहीं थे? लाहौर में जैन मंदिर है, सामने मस्जिद है, मतलब ये नहीं था? ये हमेशा से था भाई. पीपल वर फ्री टू गो टू देयर मॉस्क, नोबडी वाज स्टॉपिंग देम. किसी ने किसी का रास्ता बंद नहीं किया था. ये आपको किसने कह दिया? क्या अंग्रेज ने आके कर दिया? किसने कहा? जब मुगल हुकूमत कर रहे थे तो क्या सिख मौजूद नहीं थे, अपना रिलीजन नहीं प्रैक्टिस कर रहे थे? पिछले 2000 साल से हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहा है. तो क्या मुगल्स ने कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया? क्या ब्रिटिश ने कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया? नहीं किया ना. वो वही प्रैक्टिसेस चल रही थी. पीपल वर फ्री टू गो टू टेम्पल्स, पीपल वर फ्री टू गो टू मॉस्क एंड गुरुद्वारास. तो ये एक अजीब फैब्रिकेटेड स्टोरी है कि पाकिस्तान को हमने जिन्ना का पाकिस्तान बनाना है. आई थिंक दिस इज द जिन्नास पाकिस्तान. दिस इज व्हाट यू हैव नाउ, इज जिन्नास पाकिस्तान. So you believe that this is the vision that Jinnah had for Pakistan? यही हमारे सामने जो नहीं, है. जिन लोगों के, देखिए मैं तो ये कहूंगा जिन लोगों के साथ बनाया, अब वो फिर वही बात कहते हैं जिन्ना साहब की जेब में खोटे सिक्के थे, उनसे तो एस्टेब्लिशमेंट ने छीन लिया, वो अयूब खान का मार्शल लॉ लग गया. फिर आपको विजनरी होना चाहिए था.
आपको पता होना चाहिए था कि आगे चल के क्या होगा। आप किस रीजन में कंट्री बनाने जा रहे हैं, कैसे बनाने जा रहे हैं। जो कि इंडिया के पास नेहरू था, हमारे पास कोई ऐसा लीडर था नहीं। सर इंडिया कंट्रोल हो रहा था दिल्ली से। अब आपको मैं जाते जाते एक और छोटी सी बात है, आज तक ना हम ये पढ़ते रहे कि कराची को कैपिटल बनाना बिल्कुल ठीक फैसला था, इस्लामाबाद गलत कैपिटल बनाया गया, सारा बंगालियों का पैसा और ये and this and that और ऐसे वैसे। पिछले 3000 साल में मुझे बता दें कराची में, जो भी कराची है जगह, वहां से आपने इस रीजन को कंट्रोल किया हो। नहीं जी, वो गालिब के दौर में भी कराची बंदर ही था, एक छोटी सी एक फिशिंग कम्युनिटी थी, कोई कंट्रोल नहीं था इसको। तो ये रीजन कहाँ से कंट्रोल होता था? इस रीजन के पॉइंट्स कहाँ पे थे? दिल्ली, दिल्ली है, लाहौर है, आगरा, मुल्तान है, जी पेशावर है, ये जगह है जी ना, जी जी। ये बड़ी जगह हैं जो आपको हिस्टोरिकली नजर आती हैं। जो आपकी चकवाल बेल्ट है वहां से कंट्रोल होता रहा है ना। टेक्सला कहाँ पे है? राजा पोरस और सिकंदर, तो राजा पोरस कहाँ बैठा था जब वो सिकंदर से लड़ रहा था? जेहलम के पास था ना। तो यहाँ से ये रीजन कंट्रोल हो रहा था। रंजीत सिंह लाहौर में बैठा हुआ था। तो आपने एक अजीब तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया है। हम कैपिटल भी वहां बनाएंगे, हम लैंग्वेज भी नई ला के इम्पोज करेंगे, हम ड्रेस कोड भी नया बनाएंगे, हम इनको स्कूलों में बिल्कुल वैसे ही हमें एजुकेट किया गया है। अगेन इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली लाइक कि जैसे कनाडा में रेजिडेंशियल स्कूल्स थे, बट मकसद तो यही था कि इनको इनके कल्चर से, इनकी आइडेंटिटी से तोड़ दो। तो ये सारी प्रैक्टिसेस के बाद आपको जो पाकिस्तान मिला है वो यही मिलना था ना। मुझे तो नहीं समझ आती है, ऐसे कहते हो कहीं हम डी ट्रैक हो गए। नहीं, आप इसी रास्ते पे, मतलब इसी रास्ते पे आप चल रहे हैं ना भाई, पहले दिन से इसी रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे वो वाला पाकिस्तान चाहिए, देन कम विद करेज, एक्सेप्ट द ब्लंडर्स ऑफ योर एंसेस्टर्स। हुए हैं भाई, कोई दूध का धुला नहीं है, ना जज, न जर्नैल, न सहाफी, न मुल्ला। मान ले बस गलत हुआ है और फिर सही करें। How far do we need to go back in time and push the reset button? कि यार इससे जो है आगे हम रीसेट करेंगे, जो हमारे पास है, जो टूटा फूटा, यहाँ शुरू से, में कहा यहाँ था, से, जैसा टूटा फूटा है यहाँ से शुरू, उसी से स्टार्ट करें। यहाँ से शुरू करें। अब ये मैं वही करूँ, अब पीछे जाके अनडू नहीं हो सकती चीज। शुरू किया जी, तुम्हारे लोग कहाँ जाएं? लाइक अगर यंग बंदों को आप मैसेज दें तो कहाँ जाएं? अब वही करूँ ना, टॉलरेंस, को एग्जिस्टेंस, एक्सप्लोर, निकलो बाहर, निकलो, एक दूसरे के सूबे में जाओ, खोल आंख, जमीन देख, फलक हाँ, देख, फिजा देख। exactly। मैं खुद अक्सर कहता हूँ कि आपके पास जो टोटल इन्फॉर्मेशन है दूसरी कम्युनिटी की, वो या तो मुल्ला का लाउड स्पीकर है या फिर किसी यूट्यूबर और न्यूज़ एंकर का दिया हुआ नॉलेज है ना, कि पठान ऐसे सोचते हैं, शिया ये करते हैं, वहाबियों का तो ये मज़हब है। आपको अल्लाह ने जिस्म नहीं दिया, आंखें, हाथ, कान, नाक, कुछ नहीं दिया। आप दोस्त नहीं बना सकते, आप बाहर निकल के काम नहीं कर सकते। आप खुद देख लो यार, पंजाबी पठान बलोच कैसे होते हैं, शिया सुन्नी वाबी कैसे होते हैं। मेक योर ओपिनियन ऑन योर ओन एक्सपीरियंस। प्रीसेट माइंड के साथ घर से बाहर निकलना है, और नहीं ये ऐसा, इनसे ऐसे बिहेव करना है, ये सबसे बड़ी रुकावट है ना। ये तोड़े, और ये सबको तोड़नी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि आप अपना स्टीरियोटाइप तोड़ दें मेरे बारे में, पहले मुझे अपना तोड़ना पड़ेगा आपके बारे में। राइट। तो ये इस तरह आई थिंक कहीं चल सकते हैं। नैरेटिव आप जैसे लोगों से क्यों नहीं आ सकता? हमारे राइटर्स, हमारे थिंकर्स, हमारे एक्टर्स, ये एक नया नैरेटिव क्यों दे सकते हैं? नैरेटिव को कंट्रोल नहीं किया जाएगा बेसिकली। हमारी ये कोशिश गलत है। नैरेटिव को आप कंट्रोल नहीं करते, आप प्रमोट करते हैं बेसिकली। आप क्या करते हैं कि आपने आगे इंतहाई गलत फैक्चुअल बात की है, लेकिन वो रियासत को बड़ी अच्छी लगी है, तो रियासत ने तो आपको तमगा भी दे देना है, ठीक है, और आपने हीरो भी बन जाना है। गलत बात पे तमगा। अच्छा, तमगों की हिस्ट्री में नहीं जाना हमने, तमगे बहुत मिले हैं पाकिस्तान में और ऐसे ऐसे मिले हैं कि वो छोड़ दें, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो प्रमोट करते हैं बेसिकली, वो प्रमोट करेंगे। अगेन बिजनेसमैन है वो सास बहू को प्रमोट करेगा, स्टेट है वो अपनी मर्जी के नैरेटिव को प्रमोट करेगा, मुल्ला है वो अपनी मर्जी के नैरेटिव को प्रमोट करेगा। राइट। जो लोग एक्चुअल चेंज की बात करते हैं वो कहाँ है? हर चीज हुकूमत पे क्यों डालते हो भैया? मैं ऐसे 10 लोगों को जानता हूँ, वो महफिलों में मार्क्सिज्म की बात करते हैं, जब खुद बिजनेस करने जाते हैं ना, जब अपनी कंपनियां रजिस्टर कराते हैं, सबसे पक्के कैपिटलिस्ट वो। बिल्कुल सर, आपने सबसे कमाल सुर्खे वो होते हैं जिनकी कंपनियां और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो। ठीक है, बिल्कुल यार आप उसमें मार्क्सिज्म ले आओ ना, दे दो राइट्स, आप बनाओ एक प्रोडक्शन कंपनी, आप लिखो कहानियां। राइट। मतलब मैं तो करना चाहता हूँ ऐसे बिजनेस। अच्छा, यू वांट टू हैव अ रेड कंपनी
like a Marxist company? मतलब मुझे नहीं पता मार्क्सिस्ट कंपनी क्या होगी, बट मैं अभी भी आई हैव अ रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ राइटर्स। पाकिस्तान में बहुत सारे राइटर्स हैं जिनके पास घोस्ट राइटर्स होते हैं, जिनसे वो कहानियां लिखवाते हैं, फिर ठीक करके आगे बेचते हैं। उन राइटर्स को कोई नहीं जानता। इंडस्ट्री में ऐसे 250-300 राइटर है। ये तो बड़ी राज खोल रहे हैं कि नहीं, ये अंडरस्टूड बात है, इसको सब मानते अच्छा, वेल नोन बात है। हैं। ये वेल, हाँ, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी आगे टीमें होती हैं, अच्छा, जो उनके लिए कहानियां लिखते हैं। वो राइटर उनको ठीक करके, ऐसे बड़े बड़े शोज भी चलते रहे हैं तो फिर वो आगे करते हैं। ओके। मैंने अपनी एक राइटिंग कंपनी बनाई है जिसमें जो भी मेरे साथ मिलके कहानी लिखेगा, ए, मैं उसको पैसे दूंगा, बी, मैं उसको क्रेडिट दूंगा, ठीक है, सी, अभी तक मेरे साथ किसी ने ऐसा सौदा किया नहीं चैनल ने कि जिसमें मैं अपनी कहानी के हर कैरेक्टर के राइट्स भी अपने पास रखूं, कि अगर कल को इसका सीक्वल बनता है या कोई और चीज बनती है तो वो भी मुझसे बनवाए। अभी तक मेरे साथ ऐसा सौदा नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन मेरे साथ कोई ऐसा सौदा होगा मैं वो भी अपने राइटर को दूंगा। इतना तो मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है, हम 5-6 लोग हैं। हम 5-6 लोग तो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं ना, तो चल लेना। आप कहते नहीं पहले गवर्नमेंट पार्लियामेंट से बिल पास करे फिर मैं मार्क्सिस्ट बनूंगा, बहुत फजूल ये फिर वही एक बस एक डाइनिंग की डिस्कशन है, Right. जो आप ओवर द ग्लास ऑफ वाइन Right. एंड वेरी इंपीरियल एंड एक्सपेंसिव लेदर काउच पे बैठ के आप कह सकते हैं, ओह द इनइक्वालिटीज इन द वर्ल्ड। Uff, tauba. I feel the pain of the workers. More wine. So, देखिए, Exactly, yeah. in that scenario, if you're willing to do this, I know people who'd be willing to work with you. How would they get to work with you? I think they should become the patrons of art. They should encourage all the local artists. मैं बलूचिस्तान जाता हूँ ना, जब भी जी। मैं वहां से चप्पलें खरीद के लाता हूँ अरे वाह, और कनाडा तक लेके जाता हूँ, fantastic. और लोगों को यकीन नहीं आता कि वहां अभी भी 500,000 की हैंडमेड चप्पल मिल रही है। Oh my God. 500 रुपए की चप्पल भी मैं इस साल लेके आया हूँ। 3 चप्पलें लाया था 1500 रुपए की। नोबडी कुड बिलीव, जो मैं अपने घर पे नॉर्मल एज अ स्लीपर यूज करता हूँ, ठीक है। मुझे ये लगता है अगर मैंने अपने आर्ट को प्रिजर्व करना है ना, उसके लिए ठीक है मैं एनजीओ भी बना लूंगा किसी टाइम पे, लेकिन अगर मुझे अपने कल्चर से, अपने आर्ट से प्यार है, मेक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। Make art part of your life. यस, अडॉप्ट योर कल्चर। फिर वो चप्पल पहनो, फिर वो शलवार कमीज पहनो, फिर वो लैंग्वेज में बात करो, बिल्कुल। अपने घर को उस तरह सजाओ, अपनी फूड में उसको शामिल करो। तो सबसे पहले तो लोगों को ये करना चाहिए, और जो ये कर रहे हैं दे शुड बी पैट्रनाइज्ड। उनको मतलब उनसे वी ऑल नो दैट कि जब आप फंडिंग्स लेने जाते हैं, जब आप बजट लेने जाते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं, तो वहाँ एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आती है। सो जो सेंसरशिप है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि स्टेट की तरफ से है, मुल्ला की तरफ से है। सो एंड सो जो बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो कहीं से फंडिंग लेके आर्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो आर्ट इन्वेस्टर की मर्जी और मंशा से ना ऐसे भी नहीं हो सकता। ऐसे भी जो वो ईमेल करते हैं ना, उसकी भी एक सर्टेन लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अलावा आप बात नहीं कर सकते। वो यहां आके तो बहुत कहते हैं, ओह द रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड द सेंसरशिप। तो आपने भी जो आर्ट प्रोड्यूस किया है वो उनके अप्रूवल के साथ किया है, तभी आपको उनके पैसे मिले ना। इससे निकालें अपने आर्ट को, ना इधर का पैसा ना इधर का पैसा, मैं अपने एंड से करता हूं। आप प्योरली मेरे काम से इंस्पायर होकर मुझे सपोर्ट करें, और सपोर्ट में मैं फिर वही करूं, ये नहीं कि एनजीओ बना लें। जो चीज मैं बनाता हूं उसको बाय करना शुरू कर दें। अगर मैं शो करता हूं आप मेरी टिकट लें, अगर मैं म्यूजिक करता हूं आप मुझको पे करें ऑनलाइन। अगर कोई बंदा चारपाई बनाता है, कोई स्टूल बनाता है, कोई चप्पल बनाता है, आप खरीदें उससे, खरीदें। यही उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट है। सर मेरी गारंटी है आपका अगला शो जब भी कोई लाहौर में हुआ, I'll buy 2 tickets. यार डू बाय टिकट्स। I will buy 2 tickets. माय ओन फ्रेंड सेज कि कोई है फिर क्या सीन है आने का। सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, as a person, like इस मैं कहना चाहूँगा कि आर्टिस्ट को सपोर्ट मिलनी चाहिए उनके फ्रेंड से, and the friend should buy their product, buy their services, buy their music, buy their productions and come to their shows. मेरे शो पे एक मेरा दोस्त आया जिसको मैंने इनवाइट किया, लेकिन चूंकि मेरा शो किसी के साथ कोलैबोरेशन में था तो मैंने उसकी टिकट खुद खरीदी अपनी जेब से, और महंगी नहीं थी, 1000 रुपये की टिकट थी। तो वो वहाँ आया तो उसने देखा कि 200-250 लोग हैं, और उसने ना शो के बाद मुझे बोला, यार मैं तो कभी भी 1000 रुपया ना खर्च करा।
थैंक तो यू यार। ठीक है, और मैंने कहा यार तू क्यों नहीं करता, क्योंकि तू 3,000 रुपए की कढ़ाई खाने चला जाता है शीफे की, वो तुझे बड़ी पसंद है कि मैं दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठूं, 1,500 का पेट्रोल भी लगाऊं, 3,000 की कढ़ाई भी खाऊं, लेकिन अगर मुझे आज कहीं पे अच्छी मौसीकी मिल रही है, कोई कहानी सुनने को मिल रही है, कोई डांस देखने को मिल रहा है, सो आई एम अज्यूमिंग कि ये तो मैं फ्री में भी टीवी पे देख सकता हूं। नो ब्रो, यू कांट। You can't. Live entertainment is very expensive. Yes. Yes, it तो is. इस तरह के आर्ट की सपोर्ट होनी चाहिए। साहब, ये मैंने कोई कहानी सुनी थी, कोयटा में आवाज आती थी, तालिब आ रहा है, तालिब को खाना दे दो। ये तालिब क्या था और आजकल वो कहाँ पे? कोई स्टोरी बता सकते हैं आप उस बारे में? हमारे बचपन में जो मसाजिद थी हमारे आसपास घरों में, और उनमें जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे थे, तो बेसिकली उनके लिए कोई इंतज़ाम तो होता नहीं था उस तरीके से। एक वही बात है कि एक वेरी लोअर इकोनॉमिक क्लास के बच्चे हैं, उनके माँ बाप ने उनको मदारिस भेज दिया है, मस्जिद भेज दिया है कि चलो कुछ सीख लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, कल को अपने लिए कुछ कमा लेंगे। तो वो बच्चे ना रोज़ एक सर्टेन टाइम पे, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो मगरिब और इशा के दरमियान में, मगरिब और इशा के हाँ, दरमियान। अंधेरा होने के ना फ़ौरन बाद आते थे और उनके हाथ में एक बाल्टी होती थी, और वो ना हर दरवाजे के पास सिर्फ आवाज़ लगाते थे तालिब। तालिब। हाँ, और वो ज़्यादातर पश्तून बच्चे होते थे हमारे मदारिस में कोयटा के, तो वो कहते थे तालिब, इस तरह से ना एक आवाज़ आती थी। तो हमें एग्जैक्टली वो टाइमिंग पता है, जैसे लेट्स से हम उस वक्त शायद बैठ के 8 बजे का ड्रामा देख रहे हैं, या कोई और टीवी पे फिल्म चल रही है, और वो दरवाजे पे एक बच्चा आया है और वो दरवाज़ा खुला हुआ है और वो बच्चे के हाथ में बाल्टी है, और वो दरवाजे से ही देख रहा है कि अंदर तो ये बच्चे तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो फिर हम जाते थे, हम उनको खाना देते थे। और मैं बचपन में अक्सर सोचता था, हालांकि बाद में तो मैंने एक दो लोगों से सुना भी कि वो जो, क्योंकि जो भी फूड होती थी ना वो एक ही बाल्टी में डाल लेते थे। अच्छा, चावल भी हो, रोटी भी हो, जो मर्जी, बस डालते जा रहे हैं। सेमिया भी हो, मीठा भी। यस, ओह माय गॉड, तो बुद्धिस्ट स्टोरी है कि वो कशकोल लेके पहुंचा हुआ है, जो खाने को मिल जाए बस डाल दो। एग्जैक्टली, अरे वाह। एग्जैक्टली। ओके। तो वो इस तरह एक एक दरवाजे पे जा रहे, जिसके पास जो है उसने उसको दिया, उसके पास एक ही बाल्टी है, उसने उस बाल्टी में डाल दिया। जिन्होंने वो खाया हुआ है वो कहते हैं दैट इज द मोस्ट डिलीशियस फूड वी एवर हैड। कि उसमें आपकी लाइक देयर इज अ सुनामी ऑफ फ्लेवर्स इन योर माउथ, कि आपको समझ ही नहीं आती कि यार मैं खा क्या रहा हूँ, अभी किशमिश आ गई, अभी गरम मसाला आ गया, अभी कुछ और आ गई। तो हमें अक्सर वो बच्चे, जाहिर है कि वो एक ऐसी एज होती है जिसमें हमारा तो यही दिल करता था ना, खिलौने हों, शब बारात पे पटाखे हों, क्रिकेट हो, गली मोहल्ले की मस्ती हो, लेकिन वो बच्चे ये काम करते थे। जब तक हम बड़े हुए तो हमने तालिब से तालिबान का जो सफर है ना, वो कहीं हुआ नहीं। कहीं नहीं हुआ। मतलब हमें नहीं, हमें हमारे लिए नहीं हुआ। हम तो देख रहे थे कि हमारे ये बच्चे आते हैं मासूम, और ये ज्यादातर गरीब घरों के हैं, और ये मदरसे में पढ़ रहे हैं, और चूंकि इसमें हमारी ही गलती है कि हमने अपने मदारिस के लिए कोई उस तरीके का ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप नहीं किया कि वो मदारिस सेल्फ सफिशेंट हो, और वहाँ पे उनको तसल्ली से मेस के जरिए खाना मिल सके, या लोग खुद जाके वहाँ, जैसे गुरुद्वारे का किचन है सिखों का, तो इट्स ब्यूटीफुल कि सोसाइटी कम्युनिटी आती है, उसमें पार्टिसिपेट करती है। वी डोंट डू दैट। हम मसाजिद नहीं जाते हैं, और लंगर खाने तो हमारे भी चलते हैं। लंगर खाने चलते हैं, पर हमारे लंगर खानों में भी वो है कि जी शाह साहब का लंगर है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना जी, तो भी शाह साहब गुरुद्वारा आएंगे, सबके लिए ओपन है। वो पहला हाथ अपना मारेंगे, ठीक, उसके ठीक। बाद वो वंडी जाएगी। राइट। इट्स अ वेरी सेपरेट थिंग। और फिर आप लाइनों में लगा रहे हैं लोगों को। Right. नो, आप गुरुद्वारा जाके वो तो देखें जी। कि जिसमें कम्युनिटी आती है, वो सर्व करती है। बिल्कुल। सो हमारी सबसे पहली तो ये गलती है कि हमारा अपना मस्जिद से, मदरसे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम उसे ओन ही नहीं करते। हम कहते हैं पता नहीं कौन से लोग हैं, ठीक है। फिर वही लोग हमारे लिए इतना बड़ा फिनोमिना बन जाते हैं कि हमें 20 साल हो गए हैं अब लड़ते लड़ते। और मैंने जैसे कहा ना कि अमेरिका ने 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स वेस्ट किए हैं तालिबान से लड़ने में, हमने कितने किए, हमने कितनी जाने दी है। और ये लोग वही थे अगर, तो क्योंकि जाहिर है इन्हीं बच्चों में से कोई मुजाहिद बन गया होगा, कोई बम बांध लिया होगा किसी ने, हमें तो नहीं पता, हमें तो याद भी नहीं। मोहल्लों में आते थे, छोटे थे, वो कहीं ना कहीं बड़े हुए होंगे, वो सब ताजिर तो नहीं बने, वो सब कोई सियासतदान तो नहीं बने, वो कोई सब कोई बहुत बड़े आलिम तो नहीं बने। वो बहुत बड़ा क्राउड मिसयूज हो गया, मिसयूज हो गया। मिसयूज हो गया। गरीब का बच्चा आपको मदरसे में मिला,
आपने उसको अच्छे तरीके से एक सर्टेन आइडियोलॉजी उसके दिमाग में डाली, और वो मेन आइडियोलॉजी ये थी, देखें अगर मैं कन्विंस होऊंगा ना आपको मारने पे, तभी मैं आपको मार सकता हूं। वो हमें बिल्कुल और नजर से देखता होगा। मुझे तो वैसे फील होता है कि वो बच्चा, जब मैं आज, आई एम इन द एज ऑफ 40, आज मैं जब देखता हूँ कि वो बच्चा जब एक एक घर से वो बाल्टी में खाना ले मांगने जाता होगा, हाउ वुड ही फील, और वो बाकी सब बच्चों को हर घर में क्या करते हुए देखता होगा, और उसको अगर कोई आके ये कहेगा कि बेसिकली ये सब शैतान के साथी हैं, इनको शैतान ने अपना बना लिया हुआ है, इनको तुम अगर मार दोगे तो ये तुम अल्लाह की खिदमत ही करोगे, उसके लिए ये नैरेटिव बाय करना काफ़ी आसान है। वो रहता कट के है, उसको एक सर्टेन तरीके की एजुकेशन दी जाती है, उसका एक्सपोजर टू एनीथिंग ज़ीरो है, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी की अगर उसको कोई वाहिद मोटिवेशन दी जा रही है तो वो ये है, बी द बेस्ट पर्सन इन फ्रंट ऑफ योर गॉड, हैव समथिंग, क्योंकि उसको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला तो अब उसने कुछ तो करना है ना, एटलीस्ट आखिरत। तो वो गोल ही ऐसा सेट कर लेता है। वो आखिरत भी इस तरह नहीं अपनी सेट कर रहा कि मैं जाऊं और मैं जाके सोसाइटी में नेक काम करके इखलाकियात से, एफर्ट से, बर्ताव से अपनी आखिरत बनाऊं, नहीं, क्योंकि किसी ने उसको सिखाया ही नहीं, किसी ने उसको बताया ही नहीं। उसको अगर आपने खुद एक इजी वे दिया है, लेकिन अगेन वही जो मैं कह रहा हूं ना, वो इजी वे ऐसे नहीं है कि आपने उसको दिया और उसने खरीद लिया। उसके पीछे उसकी ये 20-25 साल 30 साल की स्टोरी है कि जब अपने घरों से निकाले गए, दूसरे शहरों में आए, मस्जिदों में आए, कैसे रहे, कैसे सोते रहे, कैसे खाते रहे, अंदर क्या कुछ हो रहा था। तो हॉरिफिक अब आ रही है ना स्टोरीज बाहर। जी, चाइल्ड अब्यूज। ठीक है जी और चाइल्ड अब्यूज तो आपके अच्छे खासे स्कूलों में थी। जी आपके जो मेन बड़े कोई इंग्लिश मीडियम या जो और भी कोट एंड कोट स्कूल्स थे वहां पे थी, जो सबकी नजरों में थे, जो हायर प्रोफाइल लोगों की नजरों में थे। अगर वहां पे हो आपके कैडेट कॉलेजेस में थी, रेजिडेंशियल फेसबुक कॉलेजेस पे में थी, स्कैंडल्स आए हुए स्कूल्स के, ठीक है, इश्यूज हुए हैं। जी जी बिल्कुल। अगर वहां पे थी तो जो चीज आपकी नजरों से ही दूर है, सोचें वहां क्या होता होगा। हॉरर। साहब, are you asking me to have sympathy for the Taliban? क्या कि हमदर्दी फॉर तालिबान? Sympathy कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है, उसके दिमाग पे उस बच्चे के साथ क्या गुजरी, जो कि बड़ा होकर अब क्लैशन को लेके मुझे मारने के लिए आ रहा है। क्या मैं उसके लिए सिंपैथी रखूं कि यार बेचारे बहुत जुल्म हुआ इसलिए मुझे मारने के लिए आ रहा है? यार देखिए, मैंने पहले आपसे कहा कि मैं तो सपोर्ट नहीं करता किसी भी किस्म के वायलेंस को। तो अगर मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता और आप चाहते हैं कि मैं तालिबान के वायलेंस को अपोज करूं, तो मैं स्टेट के वायलेंस को भी अपोज करूंगा। आई एग्री जी, वायलेंस हर हाल में अपोज होना चाहिए। हमें जो ठप्पा चाहिए कि हम एक ही की तरफ की बुराई करें, तो आई एम सॉरी, आई डू बिलीव कि अगर मैं अपने स्टेट की पॉलिसी से एग्री नहीं करता इस वक्त, तो जो तालिबान के एरियाज हैं, ये जो जितने भी सारे तालिबान हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि वो सारे ही ऐसे हों कि उन्होंने हमें मारना ही है। दे आर नॉर्मल पीपल। झूले झूल रहे थे जब काबुल उन्होंने फतह किया था, जिम में जाके बेचारे, ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, एंड पीपल वर मेकिंग फन ऑफ देम। राइट, यही हुआ ना। तो आपको ये भी समझ आ गया कि इनसे मैं क्या ही गिला करूं। दूसरी एक और चीज जो मुझे पर्सनली पाकिस्तानियों से एक मेरा क्वेश्चन होता है कि हम, क्योंकि मैं खुद सबसे बड़ा मैं तो रिलीजन के कार्ड खेलने के खिलाफ हूं, तो तालिबानाइजेशन तो बड़ी दूर की बात है। बट व्हाट डू यू हैव टू ऑफर देम? योर जुडिशियल सिस्टम। ओह वाओ, यू वांट देम कि 20-20 साल 30-30 साल केस चलेंगे? वो कहते हैं हम हफ्ते में फैसला कर लेते हैं। काफी क्विक जस्टिस है उनका। सर, एक ज़माने में ना, जिस वक्त हमारे पाकिस्तान में बड़ी लॉ मूवमेंट चल रही थी ना, इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए वकील सड़कों पे बाहर निकले हुए थे। सिमिलर टाइम में सवात में काजी अदालतों की बात हो रही थी। सो आई रेड एन आर्टिकल, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें लिखा हुआ था कि तालिबान की सबसे बड़ी जो सपोर्ट है, उसके लिए जो सबसे जरखेज ग्राउंड है, इट्स नॉट केपी, इट्स पंजाब। पंजाब, क्योंकि पंजाब में 1 मिलियन से ज्यादा लैंड के केसेस पड़े हुए, और जितना इनजस्ट इधर हो रहा है, अगर तो मुझे 1 हफ्ते में इंसाफ मिलेगा कि इस बंदे ने कत्ल किया है, ठीक है, यहां आप पिंडों में जाके देखें,
तो वो लोगों की औरतों को नंगा करके पूरा पूरा दिन दरख्तों के साथ बांध देते हैं, और बांधा है, ऐसी खबरें आई हैं। आप सुलह में लेके जी, वो लड़की सुलह में जा रही है और फिर जो वो उस फैमिली में गई है वो सारी रात उसका गैंग रैप करते रहे, उसके बाद मार के फेंक दिया। बट ये कहानी है ना, कहाँ जाती है आपकी जुडिशरी, क्या कर पाती है आपकी पुलिस? व्हाट डू यू हैव टू ऑफर देम ना? या तो आप आए एक बड़े बेस्ट सिस्टम से कि मैंने अपना इलाका बिल्कुल ठीक कर लिया ब्रो, यहाँ पे किसी गरीब को कोई मसला नहीं, अब बात करो, अब तुम्हें क्या मसला है, देन फाइन। अदरवाइज आप इतने बड़े डेंजर में हो कि अगर आज तालिबान आके कसम से फैसले करने लग जाए ना आपके, तो लोग आपकी अदालतों की तरफ देखें ना। क्या आप तालिबान के फैसलों को ट्रस्ट कर सकते हैं? ट्रस्ट तो मैं जुडिशरी के फैसलों को भी नहीं कर सकता। मैं वही कह रहा हूं ना, एक जिसको मैंने देखा नहीं है ना, जिसके बारे में मेरी सिर्फ अजम्पशंस हैं और मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में आप चाहते हैं कि मेरी बहुत स्ट्रांग ओपिनियन हो, ठीक है? Right. और एक जिसको मैं झेल रहा हूं, Right. उसके लिए मैं सॉफ्ट कॉर्नर रख दूं, इट वुड नेवर हैपन। Of course not. Of course मैं not. उसको शायद डाउट दे दूं, क्योंकि मेरा उससे वास्ता नहीं पड़ा। वास्ते से मुराद ये है कि मैं उसके इलाके में रहा नहीं, मुझे पता है कि वो गलत है, मुझे पता है कि आप बजोर बंदूक किसी को नहीं मनवा सकते, लेकिन बजोर बंदूक तो फिर आपने कोविड की वैक्सीन भी पिलाई ना भाई। आपने कहा टिकट ही नहीं करेंगे आपकी, आप जॉब पे ही नहीं आ सकते। आपने मुझे कब डायलॉग के जरिए या मुझे कन्विंस किया है कि हाँ पियो ये वैक्सीन, ये बिल्कुल ठीक है, ये उसका एविडेंस है, ये उसका प्रूफ है? नहीं किया आपने मुझसे गन पॉइंट पे मुझे वैक्सीन पिलाई है। वो भी कहीं कहीं अपना गन यूज करते हैं इन्फोर्स करने के लिए, बिल्कुल गलत करते हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग दैम। साहब मेरे ख्याल में गन पॉइंट पे वैक्सीन भी गलत है और गन पॉइंट पे मजहब भी एग्जैक्टली, गलत है। दोनों गलत है। गन पॉइंट पे कोई भी चीज गलत। कोई भी चीज गलत है। मैं अपनी चीज इंपोज नहीं कर सकता, मैं अपनी चीज किसी पे भी इंपोज नहीं कर सकता। बट अगर मैं अफ्रीका में जाता हूँ और वहां पे लोग नंगे रह रहे हैं और मैं कहता हूँ इनको ऐसे ही रहने दो, वो जाके बहुत कुछ और ऐसा कर रहे हैं जो मुझे समझ भी नहीं आता, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं ये ऐसे ही है, प्रिमिटिव है, इनको ऐसे ही रहने दो। तो जब मैं अपने एरियाज में जाता हूँ और वहां पे कुछ ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जिनकी आइडियोलॉजीज मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, हम ना रिवर्स में पढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि शायद तालिबान ने हमसे पंगा लिया था। नहीं, हम उनके घर गए थे मेरे ख्याल से, हम पहले वहां जाके खड़े हुए थे, हमने वहां पे रहना शुरू किया था, हमने वहां पे उनको ट्रेन करना शुरू किया था। ये आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नहीं, कॉलोनी का तो मंजन ही था, बेसिकली आपने कम्युनिस्ट से लड़ना था। उसके लिए आपको अफगानिस्तान तो एक बेहतरीन लैंड थी, क्योंकि उसकी अपनी कई सौ साल की ये हिस्ट्री है कि वो ये इसी प्राइड व्राइड के चक्कर में मिसयूज हो जाते हैं। तो वो गेम खेली गई, वो भी यूज हुए। उसका इफेक्ट ये था कि यहाँ पे डॉलर आने लग गए, तो आपने पहले डॉलर खा लिए, अब वो डॉलर निकल रहे हैं हमारे। साहब ये मुझे बताइए, आप कोयटा पे काफी अर्सा रहे, कोयटा को आपने कैसे चेंज होते देखा? एक क्लासिक व्यू है कोयटा का 60s का, 70s का, 80s का, और आजकल कोयटा किस हाल में है, जरा बता सकते हैं? हाँ, वैसे कोयटा को देख के तो दिल ही दुखता है। अब अगर मैं जाके देखूं तो बलूचिस्तान के साथ एक बड़ी अजीब सी ट्रेजेडी हुई है कि पहले ना बलूचिस्तान का एक ही इमेज था कि बलूचिस्तान बहुत पसमानदा है, इधर बस शायद लोग बकरियां चलाते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, पता नहीं दुकानें भी हैं या नहीं है, पहले ये इमेज था। अब है तांबा, सोना, चांदी, हीरा, तेल, पोर्ट, अपॉर्चुनिटी, जॉब। मतलब इन दो के अलावा भी बलूचिस्तान है, वहाँ लोग रहते हैं, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, हिस्ट्री है, कोई सोशल फैब्रिक है। उसको स्टडी कर लो, उसको समझ लो और उसकी बेस पे डिसीजंस ले लो। इन लास्ट 20 years द बिगेस्ट ट्रेजेडी हैपेंड इन बलूचिस्तान कि उसने उसका सोशल फैब्रिक तोड़ दिया, जो पर्टिकुलरली आपको कोयटा में नजर आता है। बाकी जगहों का मुझे इतना इल्म नहीं है क्योंकि वहां पे इतनी आबादी भी नहीं है, लेकिन कोयटा एक ऐसी जगह थी। मेरा घर, अब मैं अगर आपको एरिया वाइज बताऊं तो मैं रहा हूँ, जो मेरा सारा बचपन गुजरा है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी है, मेकानगी रोड। हम लोग वहाँ पे रहे और वहाँ पे मेजरली पंजाबी, उर्दू बोलने वाले, कश्मीरी, इनकी आबादी है। सिटी ये होल्ड करते हैं और इतना बड़ा वोट बैंक है कि ये डिसाइसिव है कि कोयटा की सीट पे जो बलोच और पठान की आपस में लड़ाई चल रही है, तो एक कह रहा है कि मैं सीट जीतूंगा एमएनए की, दूसरा कह रहा है मैं जीतूंगा, इसका फैसला पंजाबी के वोट ने करना है। मेरे बचपन तक वो टाइम था, मियाँ साहब आते थे तो ये महमूद खान एचएक्सई हमारी गलियों में आता था,
अपनी पार्टी के साथ, और अलायंस करते थे मियाँ साहब से कि हम मियाँ साहब को सपोर्ट करेंगे, आप हमें प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली में वोट दो। पंजाबी जाके पठान को वोट देता था, ठीक है। हमारे बिल्कुल आप समझें इस तरफ इलाका था जहाँ पे हज़ारे रहते, मरियाबाद, वहाँ पे एक जगह होती थी 16 एकड़, वहाँ पे हम जाके क्रिकेट खेलते थे। एक इलाका था पूरा बिल्कुल सेपरेट, रेलवे कॉलोनी और उसकी सराउंडिंग्स, वहाँ पे क्रिकेट होती थी रेलवे ग्राउंड में और शेड में, यहाँ पे ये इंजन और वो गाड़ियाँ साफ़ होती है ना, तो वहाँ पे भी क्रिकेट होती थी। एक इलाका था वेस्ट की तरफ, अगर आप चले जाएंगे बरूरी में जहाँ अब मेरा घर है, तो वहाँ था एवन सिटी, वहाँ क्रिकेट होती थी। फिर एक इलाका था जिना टाउन, ये बेसिकली खाली एरियाज थे जहाँ पे प्लॉटिंग हो गई थी Right. और यहाँ पे क्रिकेट होती थी। ये सब इलाके थोड़ा सा चेंज है, यानी मरियाबाद जाएंगे तो वहाँ हज़ारे रहते हैं, बरूरी आएंगे तो आपको मेनली बरावी कम्युनिटी, रेलवे कॉलोनी आएंगे तो उर्दू पंजाबी एंड बरावी कम्युनिटी, जिना टाउन जाएंगे उसके बिल्कुल साथ के लिए इस्माइल लगती है, बरावी कम्युनिटी। सो बरावी, पठान, हज़ारा, बलोच ये रह रहे हैं। And they're living in harmony. And I played cricket in every area. Thank you so much. You've been very kind. I really Thank you. appreciate your time, sir. Thank you, sir. Thank you.